जा रहे हैं रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो देखो बेटा, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी कि फिनॉल में जो OH ग्रुप है तो इट इज हाईली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर, तो रिंग को इतना एक्टिवेट कर देता है। अच्छा बताओ, अगर मैं जैसे कि क्लोरोबेंजीन में हमने किया था, हेलोजिनेशन किया था, तो क्या प्रोडक्ट बने थे क्लोरोबेंजीन में जब हेलोजिनेशन किया था? एक ऑर्थो पर आया था, एक पैरा पर आया था, ठीक है ना। कि भाई हमारा इस तरीके से बना था कि अगर मैं फिनॉल की ही बात करूं, और देखो बेटा जब हम कोई हेलोजन को डालते हैं तो हम देखो ये ध्यान रखना बेटा, अनहाइड्रस Cl एक तो हेलोजिनेशन में आएगा, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आएगा, एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है ना बेटा। पर ये इतना ज्यादा इसको एक्टिवेट कर देता है कि ये जो हमारे हेलोजन्स हैं, ठीक है ना, कोई भी हम हेलोजन इसमें डाल दें बेटा, मतलब हमें अनहाइड्रा Cl की भी यहाँ जरूरत नहीं है, सीधा अटैक करेंगे और खाली एक ऑर्थो या पैरा पर नहीं करेंगे, जितने भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, जहां जहां भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया, चाहे किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फिनॉल में, सब में आकर एक बार में ही हेलोजन जुड़ जाता है, तो सीधा हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। सीधा ही हमें क्या मिलेगा? 3,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा ही नहीं, मतलब सिंपल बस हमारा क्या है यहाँ पर पानी है, कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं है, तो सीधा ब्रोमिनेशन हो जाता है बिकॉज इट इज हाईली एक्टिवेटिंग ब्रो, ठीक है। बट हमें तो चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, वे जरूरी नहीं है हमेशा हमें यही कंपाउंड चाहिए, है ना। इन मेनी रिएक्शंस वी, है ना, कैन नीड द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑल्सो। तो अगर मुझे इससे इसी रिएक्शन के थ्रू ही अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है, तो हम ये जो हेलोजन हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहे हैं, इनकी स्पीड को थोड़ा स्लो डाउन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसी रिएक्शन को CH2 की प्रेजेंस में कराएं, कार्बन डाइसल्फाइड, अगर CH2 के प्रेजेंस में हम कराएंगे तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। कि ब्रोमीन हमारा कहाँ पर आ जाएगा? ऑर्थो पर आएगा, और ब्रोमीन हमारा कहाँ पर आ जाएगा? पैरा पर आ जाएगा। तो एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला, जिसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है बताओ? पैरा वाला, क्योंकि दूर भी है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बेटा, पेपर में ऐसे भी आ जाता है, वो एक तरफ एरो करके वाटर डालेगा, एक तरफ एरो करके CH2 डालेगा कि बताओ बताओ अब क्या प्रोडक्ट बनेंगे, और कोई एक भी दे सकता है, खाली ये भी आ सकता है। तो ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं सोचना है कि हेलोजन आ गया तो अब बस एक ऑर्थो और पैरा वाला बनाना है। अगर वाटर है तो तीनों प्रोडक्ट सीधा है, मतलब तीनों पोजीशंस भरी जाएंगे, और अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए तब हम CH2 डालते हैं। तो दिस इज इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज हेलोजिनेशन। तो अब हम सल्फोनेशन को देखेंगे। तो सल्फोनेशन में भी देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये हमारा देखो बेटा क्या है, एक हाईली हमारा कैसा ग्रुप है, जो हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो जब हम इसमें सल्फोनेशन कराते हैं ना, तो अब तुम्हें पता है कि भाई जो सल्फोनेशन में हमारा कैसा है, H2 जो SO3H ग्रुप आकर लगता है ना बेटा। तो इसमें हमें इतनी भी कोई नीड नहीं है कि कंसंट्रेटेड एसिड डालें, हमारा सिंपल एसिड डालो हो जाता है। बट ये मैंने दो यहाँ पर क्यों बनाए, ये अलग अलग टेम्परेचर पे ना अलग अलग हमारा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। वैसे हमारा पैरा ज्यादा स्टेबल होता है देखो हमेशा ऑर्थो से, पर देखो बेटा अगर टेम्परेचर हम लो रखेंगे, देखो एक रेंज 288 केल्विन की और एक रेंज हमारी 373 केल्विन की है। तो अगर टेम्परेचर हमारा लो है, अगर ये टेम्परेचर की रेंज है 288 से 298 केल्विन तक, तो हमारा क्या होगा बेटा, ऑर्थो वाला हमारा आइसोमर इसका ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है बेटा, ऑर्थो वाला, जबकि हमारा पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऑर्थो यहाँ क्यों ज्यादा स्टेबल होता है, देखो इस H में, देखो ये H में इसको इस तरीके से यहाँ करके बनाऊं, देखो बेटा ये हमारा एक तरीके से क्या है OH, ठीक है, ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ये हमारा जो SO3H ग्रुप है ना बेटा, है ना, H को मैं यहाँ लगा दूं, तो ये आपस में यहाँ पर क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। इस H को यहाँ लगाकर जो S का हमारा डबल बॉन्ड हो है ना, उससे भी दिखा सकते हो। मतलब अगर पैरा पर होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी ना, इतने दूर से तो नहीं बनेगी। ऑर्थो पर रहकर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस टेम्परेचर रेंज में स्टेबल बनी रहती है। तो अगर ये टेम्परेचर की रेंज है तो ऑर्थो आइसोमर ज्यादा स्टेबल होगा। बट अगर हम हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, या इसी को ही हमने ये वाला टेम्परेचर दे दिया,
तब हमारा पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उस टेम्परेचर में बॉन्ड टूट जाएगी। अब जब टूट जाएगी तो फिर हमारा पैरा वाला ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ऑर्थो वाला भी हमें स्टेबल मिल सकता है, पैरा वाला भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में? ठीक, तो ये हमारा सेकंड था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सल्फोनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा इसमें नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भी देखो बेटा क्या होता है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से ही हो जाएगा, अदरवाइज नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट्स क्या होते हैं बताओ? नाइट्रेशन के लिए हम क्या क्या रिएजेंट डालते हैं जब नाइट्रेशन कराते हैं? NO2 ग्रुप आकर लगता है ऑर्थो पर पैरा पर, नाइट्रिक एसिड डालते हैं, पर साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी डालते हैं, और दोनों ही कंसंट्रेटेड डालते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तब जाकर हमारा NO2 ग्रुप HNO3 में से निकलता है विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड उसमें से NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, बट क्योंकि ये हमारा बहुत रिएक्टिव ग्रुप है, सीधा ही नाइट्रिक एसिड, वो भी डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड की भी जरूरत नहीं है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से ही हमारा यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे? यहाँ पर देखो बेटा हमारा क्या होता है, तुम परसेंटेज देखोगे, ऑर्थो वाला हमारा 40% है, वही रीजन है यहाँ पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। और 13% हमारा क्या है? पैरा। अब 40 और 13 को अगर तुम देखोगे तो ये तो हमारा कितना बना? 53%। बाकी हमारा सारा कहाँ चला गया? ठीक है, तो कुछ यहाँ पर हमारा देखो बेटा क्या हो जाता है, ड्यू टू पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ रिंग बाय नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड हमारी क्या होती है? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होती है। अभी पीछे हमने देखा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हमारी होती है, तो यहाँ पर हमारा बेटा क्या हो जाता है कि वो फिनॉल को ही फर्दर ऑक्सीडाइज कर देंगे। ठीक है, तो फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो फिनॉल फॉर्म में तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए कुछ हमारा फिनॉल वेस्ट चला जाता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है ड्यू टू द ऑक्सीडेशन नेचर ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है बेटा, तो इसमें हमारा सिंपल क्या बनेगा? ऑर्थो और पैरा वाले ही बनेंगे। बट कब बनेंगे ऑर्थो पैरा वाले? जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को लेंगे, और ऑर्थो वाले हमारे ज्यादा अमाउंट में बनेंगे और पैरा वाले हमारे कम अमाउंट में बनेंगे। ठीक है, बट हमें यहाँ पर चाहिए, अगर हमें इधर चाहिए कि हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, तब तुम नॉर्मल रिएजेंट डालो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम इसमें डाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अगर हम ये रिएजेंट इसमें डाल देंगे तो हमें ऑर्थो मेटा पैरा, बेटा नहीं सॉरी, ये तीनों पोजीशन पर हमें NO2 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 मिल जाएगा। इसका क्या नाम है? इस प्रोडक्ट का क्या नाम है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अभी मैं पीछे 2 बार इसका नाम बोल चुकी हूँ, किसी को ध्यान है? हाँ बोलो, प्रज्ञा बोल रही है सर। पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये हमारी क्या है? पिक्रिक एसिड। ध्यान है बेटा, देखो मैंने बताया था कि फिनॉल खुद ही बहुत एसिडिक है। अगर तीनों ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशंस पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्योंकि एसिडिक नेचर को बहुत बढ़ा देता है, कल बताया था बेटा, भावना वीडियो में देखना समझ में आ जाएगा। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा लगेगा तो इतना एनहांस कर देता है इसके एसिडिक नेचर को, फिनॉल बिकम मच मोर एसिडिक देन ओनली फिनॉल। ठीक है, तो उसका एसिडिक नेचर इतना इंक्रीज हो जाता है, उसके नाम में हम डाल सकते हैं पिक्रिक एसिड। और ये ऐसी भी क्वेश्चन आ जाता है कि नेम एन ऑर्गेनिक एसिड विच डू नॉट हैव कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो वो पिक्रिक एसिड है कि एसिड नाम में आ रहा है बट कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसमें नहीं है, COH ग्रुप इसमें नहीं है। क्लियर बेटा, आ रही बात समझ में? तो ये हमने इसके नाइट्रेशन को देखा। ठीक है बेटा, तो अब तुम देखो बेटा, अब हमारे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बचे हैं, तो वो बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं, तो इसलिए उनसे हमें जो सिंपल ही अपने नॉर्मल ही मिलेंगे, ऑर्थो वाला मिलेगा और पैरा वाला मिलेगा, जैसे कि हमने क्लोरोबेंजीन के किए थे। एज इट इज फिनॉल के हैं, बस Cl की जगह OH आएगा। ठीक है, तो अब वहां जो कंफ्यूजन था उसको तुम अपना है रिमूव कर सकते हो। तो अब हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन देखेंगे फिनॉल। ठीक है, तो देखो बेटा, ये हमारा फिनॉल है। देखो एल्काइलेशन अगर हम कराएंगे तो हमारी रिंग में एल्काइल ग्रुप आएगा,
एल्काइल मतलब मिथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। और एल्काइलेशन हम हमेशा कराते हैं विद द हेल्प ऑफ ए हेलो एल्कीन। तो एक हेलो एल्कीन डालना है तुम्हें, कोई भी डाल दो तुम। अब पूरी यूनिट की है हमने हेलो एल्कीन की, तो तुम हेलो एल्कीन तो तुम अपने दिमाग में तुरंत बना लोगे। मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, कुछ भी लिख दो यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम जनरली ज्यादातर तुम कहीं भी देखोगे तो CH3Cl लिखा रहता है, तुम कोई और भी ले सकते हो, एनी एल्काइल हैलाइड यू कैन टेक, ठीक है ना। और किसकी प्रेजेंस में होंगे ये हमेशा, अनहाइड्रस AL3 या FeCl3 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये एल्काइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और फिर देखो ऑर्गेनिक में ये कभी भी गलती मत करना कि नेम रिएक्शन कोई छोड़ाओ तुम, या सिंपल जो सीधा क्वेश्चन है उसको छोड़ाओ। वो तो उसके बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं कि जो तुम्हें जहां दिक्कत बन सकते हैं उनसे तो हटकर ये चीजें, तो यहाँ भी गुंजाइश है नंबर निकालने की। भाई मान लो उसमें कोई बच्चा एंड तक भी ना ले पाए परफेक्शन, तो इन चीजों को तो पकड़ के चलो कि इनके नंबर तो मत कटवा लो कभी भी, ठीक है। सिंपल नेम रिएक्शन है, जैसा किया है ऐसे का ऐसा तुम्हें उसमें लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये एल्काइल ग्रुप हमारा ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा और पैरा पर आ जाएगा। तो एक हमारा ऑर्थो मिथाइल फिनॉल बनेगा और एक हमारा पैरा मिथाइल फिनॉल बनेगा। तो ये हमारा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन में चलो अलग भी बना देती हूँ मैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अब एसाइलेशन में बेटा एसाइल ग्रुप आएगा। जैसे इसमें हमारा क्या आया, R, रिंग में R ग्रुप जाकर लग गया। यहाँ पर हमारा ग्रुप आएगा COR। क्या ग्रुप आएगा बेटा यहाँ पर, COR। मतलब R से पहले, पीछे नहीं रखना उस CO को, R से पहले CO ग्रुप को और लगाना है। अब CO ग्रुप लाने का हमारा रिएजेंट क्या होंगे, हमारे पास दो रिएजेंट हैं जिनकी हेल्प से हम एसाइलेशन करा सकते हैं। एक तो होते हैं बेटा एसिड क्लोराइड्स, एक क्या होंगे, एसिड क्लोराइड। कोई भी R हो सकता है यहाँ पर भी, है ना, कोई बाउंड नहीं रहना कि हमें इसी में लिमिटेड रहे, ठीक है। बट जनरली यही लिखा रहता है, ठीक है। या हमारा एसिड अनहाइड्राइड, उसमें भी जनरली हम यही अनहाइड्राइड को यूज करते हैं। अब इसको तुम चाहे तो ऐसे खोल कर बनाओ, देखो ये हमारा यहाँ तक तो ये एसिड है ना, CH3COOH। OH की जगह जब Cl आ जाता है तो एसिड क्लोराइड होते हैं, OH की जगह जब OCH3 आ जाता है तो वो एसिड अनहाइड्राइड्स होते हैं, एसिड के डेरिवेटिव हैं ये दोनों। इतना बड़ा लिखने में दिक्कत होती है, तो मैं ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ये तुम्हें ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, किसी भी फॉर्म में उसको तुम लिख सकते हो। इधर देखो बेटा पायल, तो एसिड भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो अनहाइड्राइड को, जो पहले खोल के लिखा है वैसे भी। तो इसे डालो चाहे इसे डालो, जब तुमसे पूछ रहा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तुम क्यों अनहाइड्राइड को पकड़ो, अगर तुम्हें लगता है इसमें दिक्कत है तुम एसिड क्लोराइड से कर दो, कोई भी तो तुम रिएजेंट ले सकते हो, दोनों से ही एसाइलेशन हो जाएगी। और यहाँ पर भी हम अनहाइड्रस AlCl3 ही डालेंगे और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो पोजीशन पर लग जाएगा COCH3 ग्रुप, और एक हमारा पैरा पोजीशन पर लग जाएगा। HCl जब लेगा ना, जो ClH को लेके भाग जाएगा तो वो इसमें सूट नहीं करेगा, वो तो इतने को इसकी नीड नहीं होती है, क्योंकि वो एक साइड प्रोडक्ट हम बारी बारी लिखे जा रहे हैं, क्योंकि वो पहले जब कराया था तब करा दिया था तुम्हें, तो इसको तुम लिखोगे नहीं लिखोगे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेन प्रोडक्ट को ही देखेगा बेटा हमेशा, ठीक है। तुम्हें अपनी तसल्ली के लिए यहाँ करना है तो बेशक करो, वो कोई गलत नहीं है, तुम्हें कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। बट छोड़ भी दोगे तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम इसकी हेल्प से कराएंगे तब हमारा साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, तो इसका भी नहीं HCl क्यों निकलेगा, इसका यहाँ तो Cl है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ क्या बनेगा साइड प्रोडक्ट, ये तुम्हें उसमें करा रखा है क्लोरोबेंजीन वाले में, मैंने तुम्हें तब मैंने कंप्लीट कर रखे हैं, उसमें एक जगह कंप्लीट कर दिए हैं कि अब बारी बारी नीड नहीं है। देखो यहाँ से COCH3 ग्रुप तो यहाँ लग गया, अब पीछे क्या बचा, और एक और CH3CO ग्रुप भी तो बचा है, एक CH3CO ग्रुप भी तो बचा है, तो CH3COOH एसिड बने, ठीक है बेटा। अगर हम उसको ले रहे हैं तो CH3COOH ये बने। क्यों अलग अलग पे तो आ रहे हैं, एक ऑर्थो पर आ रहा है, एक पैरा पर आ रहा है, जब मैं उसका बनाएंगे अगर हम इसका अलग करें CH3CO और इसका तो फिर अलग ही बनेंगे, यही बनेंगे बेटा, दोनों से ही एसाइल ग्रुप ही आएंगे,
चाहे ये लो चाहे ये लो, प्रोडक्ट हमारा मेन प्रोडक्ट यही बनेगा, साइड प्रोडक्ट बदलेगा बस। ठीक है, इससे लेंगे तो साइड प्रोडक्ट ये निकलेगा, इससे लेंगे तो साइड प्रोडक्ट ये निकलेगा। ठीक है, और कुछ कहना चाह रहे हो कि यही बात है? आपसे बताया था। ये बात ऐसे है ना? ठीक है बेटा, क्लियर सबको? आगे बात समझ में? तो ये हमारे 5 रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे फिनॉल के। फिनॉल के दो और भी हैं हमारे, वो अलग हैं, कोलैप्स रिएक्शन, रायमर-टाइमन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रायमर-टाइमन तो बहुत बार आया हुआ है। रायमर-टाइमन को मैंने 2 तरीके से करा हुआ है, तो तुमको एक तरीका भी अडॉप्ट कर सकते हो। तो इनको फिर हम नेक्स्ट करते हैं, मंडे को ही करेंगे। तो कोलैप्स और रायमर-टाइमन को आगे देखेंगे। यहाँ तक तुम सारे बच्चे याद करके आओगे अच्छे से बेटा, ठीक है?